नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुनील कांकरिया हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। वारदात में लिप्त 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दूर के रिश्तेदार ने ही रची थी साजिश। लांजी विधायक हिना कांवरे बन सकती हैं विधानसभा उपाध्यक्ष। कांग्रेस पार्टी की ओर से हिना कांवरे का दर्ज करवाया गया था नामांकन। परिवहन न होने से धान खरीदी का कार्य प्रभावित। जिले के कई धान खरीदी केंद्र हुए बंद। कई केंद्र बंद होने की कगार पर। धान के बोरों में लगने लगी दीमक, किया जा रहा दवा का छिड़काव। परसवाड़ा बारिया के एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस ने खेत के झाला से ग्रामीण का शव किया बरामद। ट्रेड यूनियन से जुड़े कर्मचारियों ने रैली के माध्यम से कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर बुलंद की आवाज। और गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म दिवस को लेकर सिख समुदाय द्वारा किए जा रहे विविध धार्मिक आयोजन। सिख समाज ने निकाला नगर कीर्तन। और अब समाचार विस्तार से। जिले के बहुचर्चित सराफा व्यापारी सुनील कांकरिया हत्याकांड में बालाघाट पुलिस ने 6 आरोपी होने का खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने इस हत्याकांड से जुड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मामले से जुड़े अन्य 3 आरोपी किसी अन्य मामले में जमशेदपुर की जेल में बंद हैं, जिनसे पूछताछ के लिए जल्द ही बालाघाट पुलिस उन्हें अपने कब्जे में लेगी। इसका खुलासा पुलिस द्वारा बुधवार को आयोजित एक पत्रकार वार्ता में किया गया। आयोजित इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए डीआईजी इरशाद वली ने बताया कि 20 नवंबर 2017 को हुई सुनील हत्याकांड में 6 आरोपियों का समावेश है, जिसका मास्टरमाइंड सुनील कांकरिया की पत्नी के दूर के रिश्तेदार थे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी अमर महतो, राकेश जैन और निर्मल सेरोफिन को गिरफ्तार किया है, जबकि मामले से जुड़े आरोपी अभिषेक सिंह, अमित सिंगारे और राजू प्रसाद किसी अन्य मामले में जमशेदपुर की जेल में बंद हैं। डीआईजी ने बताया कि आरोपी इसके पूर्व 3-4 बार बालाघाट आकर अनिल कांकरिया के घर लूटपाट करने का प्रयास कर चुके थे, लेकिन वो अपने इरादे में कामयाब नहीं हुए। 20 नवंबर 2017 को आरोपी डकैती के इरादे से आए थे, जो सुनील कांकरिया की हत्या कर फरार हो गए थे। 20 नवंबर 2017 में हमारे यहाँ एक जगह घटना घटी थी और उस घटना के कारण जो है यहाँ पे काफ़ी जिले के लोगों ने काफ़ी सहयोग किया था पुलिस का, और पुलिस ने भी अपने यहाँ से भरसक प्रयास किया था। और मैं और उस समय के तत्कालीन एसपी और अभी के हमारे एसपी और जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, हम लोग सबके लिए एक बहुत बड़ा विषय था कि ये जो घटना है ये पुलिस के लिए जो एक बड़ी समस्या बन के है, इसको लगातार इसकी विवेचना जारी रखें। इसी तारतम्य में हम लोग को एक सूचना प्राप्त हुई थी जमशेदपुर से, और उसमें सूचना के इस प्रकार की थी कि चूंकि वीडियो जो है हर जगह अपलोड हुआ था और यूट्यूब पे भी हुआ था, लोकल चैनल्स पे भी हम लोगों ने दिए थे, लोकल ब्यूरो चीफ से भी बात की थी, जो भी वहाँ पे थे, जिन भी पत्रकार बंधुओं को हम लोग जानते थे, और लोकल वहाँ पे जो झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस, बंगाल पुलिस, हर तरह की हर राज्य की पुलिस से हम लोगों को संपर्क किया गया था, और उनके द्वारा भी जो है लोकल क्राइम ब्रांच वगैरह को इस बारे में सूचना दी गई थी। इसी तारतम्य में जो सूचना प्राप्त हुई कि किसी एक मुद्दे में ये वीडियो देखा और उसके बारे में हम लोगों को सूचना दी कि ऐसा एक व्यक्ति जो है हम लोगों को यहाँ पे आइडेंटिफाई करा सकते हैं। तो हम लोगों ने बालाघाट से एक टीम भेजी वहाँ पे, और उस टीम ने अजय महतो नाम के एक व्यक्ति को वहाँ पे गिरफ्तार किया, जो वीडियो हम लोग के पास अवेलेबल था उससे पूरी तरह से वो मेल खाता था। उससे पूछताछ में ये समझ में आया कि वो व्यक्ति जो है यहाँ पे आया था, घटना में सम्मिलित था, और जो सुनील कांकरिया जी की जो हत्या हुई थी उसमें उस व्यक्ति जो 2 लोग गए थे, जो वीडियो हम लोगों के पास था, उसमें एक व्यक्ति वो अजय अमर महतो था, और उससे जो आगे पूछताछ ये पता चली कि वहाँ पे ही लोकल एक मुंडा है जिसका नाम है राजू जैन, उस लोकल उसको जैनी करके वहाँ बुलाते हैं जमशेदपुर में।
वो व्यक्ति उसका बालाघाट जिले में आना जाना था मृतक के परिवार से। वहीं इस मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान एसपी जयदेवन ए ने बताया कि मुखबिर से आरोपियों की निशानदेही मिली थी, जिस आधार पर जमशेदपुर पुलिस के सहयोग से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 20 नवंबर 2017 में बालाघाट में एक सेंसिटिव मर्डर केस हुआ है। सुनील कंकरिया, सराफा व्यापारी सुनील कंकरिया के हत्याकांड के बारे में। सो अभी उस केस में हमें कुछ मुखबिर से सूचना मिली है। उसके हिसाब से झारखंड जमशेदपुर डिस्ट्रिक्ट में हमें पार्टी भेजना पड़ा। पार्टी भेजने के बाद वहाँ झारखंड पुलिस के मदद से मेन आरोपियों को हम 3-4 दिन वहाँ हमारे टीम रह के उनको आइडेंटिफाई करके जमशेदपुर पुलिस के मदद से उन लोगों को वहाँ गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद एक और मुख्य आरोपी इस घटना में शामिल था, वो हरियाणा के अंबाला में काम करता था और उसको भी एक स्पेशल टीम भेज के बालाघाट के पुलिस के द्वारा उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। और वहाँ जमशेदपुर में जिनको अरेस्ट किए हैं उनको प्रोडक्शन वारंट पे कल यहाँ लेके आएंगे, यहाँ पेश करेंगे। सर, क्या इस घटना पुलिस रिमांड ले रही है आरोपी से आगे पूछताछ के लिए? हाँ बिल्कुल, हम इस घटना के लिए मतलब इनको पेश करने के बाद पुलिस रिमांड लेंगे। अच्छा, तो मेन मोटो क्या सामने आया होगा? अभी प्राथमिक जांच में ये पता चला डकैती करने के लिए ये लोग आए थे, तो डकैती के साथ मर्डर भी इन लोगों ने किया है। अभी कितने आरोपी आपके पास हैं और कितने विशेष पर है? अभी 3 आरोपी हमारे कस्टडी में है और 3 आरोपी और ये जमशेदपुर जेल में बंद है किसी और अन्य मामला में। जी, तो कब तक सर उसको लाने के बाद? उनको प्रोडक्शन वारंट निकाल के उनको भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बालाघाट जिले के विधानसभा क्षेत्र लांजी से लगातार दूसरी बार विधायक बनने का गौरव हासिल करने वाली सुश्री हिना कावरे, जिसे हाल ही में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। विधायक हिना कावरे ने मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए विधिवत नामांकन दाखिल किया है। हालांकि यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो हिना कावरे को यह पद मिल सकता है। चूंकि मंत्रिमंडल के गठन में भी हिना कावरे का नाम मंत्री पद में शामिल था और उनका मंत्री बनना तय माना जा रहा था, लेकिन किन्हीं अपरिहार्य कारणवश वे मंत्री नहीं बन सकी, लिहाजा उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं भाजपा की ओर से पूर्व में मंत्री रह चुके जगदीश देवड़ा ने विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल किया है। बालाघाट जिले में इसके पूर्व में लांजी क्षेत्र के कद्दावर नेता एनपी श्रीवास्तव विधानसभा उपाध्यक्ष रह चुके हैं और यह दूसरा मौका होगा जब किसी ने इस महत्वपूर्ण पद के लिए दावेदारी की है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार में बहुमत साथ सरकार बनाने वाली कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी हिना कावरे विधानसभा उपाध्यक्ष बन सकती हैं। परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम बारिया के वीरन सिंह मरकाम की पुलिस ने खेत की झोपड़ी में फांसी पर लटकी लाश बरामद की है, जिसके द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक वीरन सिंह मजदूरी करता था, जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। 8 जनवरी की रात्रि वीरन सिंह खाना खाकर घर से घूमने निकला था, जो रात में घर वापस नहीं आया। 9 जनवरी की सुबह उसकी खोजबीन की गई तो उसकी फांसी पर लटकी हुई लाश खेत की झोपड़ी में दिखाई दी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव बरामद कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया है। जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में समर्थन मूल्य पर खरीदी गई धान का पर्याप्त परिवहन न होने से जिले के कई धान खरीदी के केंद्र बंद हो चुके हैं, तो वहीं कई धान खरीदी केंद्र बंद होने की कगार पर हैं, जिसके चलते धान खरीदी केंद्रों पर किसानों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धान खरीदी केंद्रों में मैदान पर रखी लाखों क्विंटल धान में दीमक लगने लगा है, जिसके चलते दवाई का छिड़काव किया जा रहा है। परिवहन की व्यवस्था न होने और बारदानों की कमी के चलते जहां एक ओर लिंगमारा, दीनी, पूनी धान खरीदी केंद्र पिछले 8-10 दिनों से बंद पड़े हैं, तो वहीं गोंगलई, खुरसौड़ी धान खरीदी केंद्र प्रभारियों द्वारा 2 दिन में केंद्र बंद किए जाने की बात कही जा रही है।
लिंगमारा दीनी में धान खरीदी केंद्र 8-10 दिनों में बंद होने के चलते किसानों को अपने धान की जगवाली करनी पड़ रही है। प्रभुलाल, मेरा नाम प्रभुलाल बनोट, कृषक दीनी। क्या समस्या सर, यहाँ पे 10-15 दिन पहले खरीदी हुई थी और 8-10 दिन से यहाँ पे बोरों का बहुत अभाव है, जिसको बारदाना कहते हैं। और हम लोग जाते हैं यहाँ सोसाइटी में, तो सोसाइटी वाले कोई ध्यान व्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसमें कृषक बहुत परेशान है। इधर उधर रोडों पे माल रखा हुआ है, किसी के घर पे रखा हुआ है। बहुत इसमें बहुत परेशान हो रहा है किसान। तो इनके द्वारा किसी प्रकार की आगे कार्रवाई की जा रही नहीं की जा रही, वो हमको टाल मटोल किया जा रहा है इनसे हमें, और बोले आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे। तो इससे बहुत परेशान हो रहे हैं किसान लोग। धान खरीदी कब से बंद है? यहाँ 8-10 दिन से बंद है सर। नहीं पूछताछ की ना उनको, उन्होंने बोले कि हमने फ़ोन कर दिए, डिमांड भेज दिए, आएंगे बारदाने, ऐसे मतलब बोला जा रहा है सोसाइटी वाले बाबू लोगों से हमें। इसमें किसान बहुत परेशान है सर, क्या करोगे अब? टाल मटोल कर रहे हैं। अरे टाल मटोल किया जा रहा है सर। वहीं सोसाइटी के लिपिक और कंप्यूटर ऑपरेटर ने बारदाने न होने और धान का परिवहन न होने से धान खरीदी केंद्र बंद होने की जानकारी दी है। सर, क्या नाम आपका? क्या पोस्ट है आपके यहाँ सोसाइटी? लिपिक हो। सर, कब से बंद है यहाँ पर धान खरीदी किसानों की? अभी तो हो गया 3-4 दिन, तो 3 दिन के करीब हो गए। 4 तारीख से? हाँ, 4 तारीख से। क्या समस्या है? समस्या हुई है बारदाना नहीं, अभी कि उठाओ भी तो हो रहा है, उठा नहीं होने का पूरा डंप था। तो बारदाने के लिए हो रहा है, बारदाने की समस्या है तो डीएम साहब को बोल दिए बारदाने के लिए भी। आप आगे अप्लाई नहीं किया क्या आपने? अप्लाई तो कर दिए वो तो। मैनेजर क्या बोलते हैं? व्हाट्सएप में कर दिए, सब कर दिए, कलेक्टर साहब को दे दिए। और मैनेजर आते ही क्या नहीं? आते हैं। क्या नाम है उनका? एसपी सोनीकर। तो उनने कोई अप्लाई नहीं किया आगे? उन्हें भी किया। क्या बोल रहे हैं आगे में अधिकारी? बोल रहे हमने तो आगे मांग कर बढ़ा दिए। कब तक आ जाएगा? अभी तो आज बात हुई तहसीलदार महोदय से भी कि भिजवा रहे हैं। क्या बोले महोदय ने? क्या नाम? मेरा नाम सुरेश पारधी, मैं यहाँ पर ऑपरेटर की पोस्ट पर हूँ। हमारे यहाँ भैया 4 तारीख से खरीदी बंद है और उसका मेन वजह जो है वो परिवहन की है। परिवहन समय पे नहीं हो पा रहा था, इस वजह से भी बंद है। और फिर बीच में बारदाने भी ख़त्म हो गए, तो बारदाने के लिए अपन ने बात कर लिए हैं साहब से, तो उन्होंने बोले कि आज शाम तक गिर जाएंगे। जैसे ही आज शाम तक बारदाने आते हैं, हम कल से खरीदी प्रारंभ कर देंगे। वहीं बात अगर गोंगलई धान खरीदी केंद्र की करें तो गोंगलई धान खरीदी केंद्र में धान का परिवहन न होने के चलते धान खरीदने के लिए जगह ही नहीं बची है, जिसके चलते केंद्र प्रभारी द्वारा सोमवार से केंद्र बंद किए जाने की बात कही गई है। बंद करेंगे तो पता तक तो खरीदी चाहिए। सर, आपका परिचय बताएं। मैं विजय लिल्लारे, धान खरीदी प्रभारी। हाँ सर, ये देखा गया कि आपके यहाँ धान खरीदी केंद्र में काफ़ी मात्रा में धान आ चुकी है, परिवहन नहीं हो पा रहा है, डंप क्या हुआ है, क्या समस्या जा रही है? मेन समस्या हमारे पे परिवहन नहीं हो रहा है। रोज़ 2 गाड़ियाँ परिवहन हो रहा है, जबकि हमारे पे जो आवक है वो लगभग 6 से 7 ट्रक है। अच्छा, ये बताइए कि अगर इस पूरी धान को परिवहन करना अगर पड़ेगा तो कितने ट्रक लग सकते हैं? एवरेज ट्रक तो 100 ट्रक के आसपास लगेगा। अच्छा, एक दिन में? नहीं, अच्छा, 100 पूरा। हाँ, मतलब एक दिन में 10 ट्रक लगना चाहिए। चाहिए। तो अभी लग कितने? 2। ऐसी स्थिति तो क्या होगा? ऐसी स्थिति रहेगी तो हमें तो खरीदी बंद करना पड़ेगा। कब से करने बंद? सोमवार से कर देंगे अपन। सोमवार से बंद कर देंगे। आपने अवगत करा दिया अधिकारियों? नहीं, आज अवगत कराने के लिए हम लोग जा रहे हैं। वहीं धान खरीदी केंद्र खुरसौड़ी में धान का परिवहन न होने के कारण दीमक लगने लगी है, जिससे बचाव के लिए जमीन पर दवा का छिड़काव किया जा रहा है। क्या करते हैं आप? यहाँ पे मेरे को बुलाए गए हैं दवा मारने के लिए, दिमाग दामक लग रही है इसलिए। कहाँ से आए हैं? खुलसोड़ी से। ये कब से मार रहे हैं? ये जैसे जैसे स्टिक लग रहा है वैसे वैसे दवा मारते जा रहे तो ये क्यों दीमक क्यों लग रही, क्या वजह है? हैं। यहाँ पे दिमाग ज़्यादा ही है तो इसकी वजह से नीचे से बोरी खराब ना हो। अच्छा, उसकी सुरक्षा, धान की सुरक्षा। वहीं किसानों द्वारा धान खरीदी का समय और अधिक बढ़ाए जाने की बात कही गई है। मूलचंद राणा चीजगांव। कहाँ से आए? चीजगांव। अच्छा, कब लेकर के आए थे धान आप? आज सवेरे 4 बजे रात को ही आए हम लोग। अच्छा, धान बिकी आपकी? और जी धान तो ये भी खाली कर रहे हैं, काटा खाली कर रहे हैं। बारदाने मिल गया आपको? और बारदाने मिल गया। बारदाने मिल गया। तो जैसे आज होगा कि नहीं होगा काटा आपका? अब ये मालूम नहीं भैया आपको। 12 बजे रात तक के होगा बोलते हैं। तो फिर क्या परेशानी जा रही है? जैसे परेशानी तो जा रही है। देखो किसान 4 बजे रात से आया है, 12 बजे रात तक जगेगा तो परेशानी है ना।
अच्छा, और अगर काटा नहीं हो पाया तो फिर काटा नहीं हुआ तो फिर रात भर जगना पड़ेगा। अच्छा, क्या वजह से आप लोगों की धान मतलब इतनी लेट ऑनलाइन बिक्री हो रही है आप लोगों की? ये इलेक्शन के माहौल से ही सब सोसाइटी बंद रहने के कारण। जैसे अभी दिन कम है जी हाँ, तो क्या बढ़ना चाहिए दिन? कैसा क्या दिन है? बढ़ना चाहिए सर, बढ़ना चाहिए जब तो किसानों का माल छटेगा। यानी अभी कितने % किसान है, आपको क्या लगता है कि गाँव के कितने लोगों ने कम से कम 50% होंगे, भी 50% किसान है अभी और बस हो, यानी बढ़ना चाहिए समझ। ये राम शरणागत। कहाँ से आए? हरदोली से आए हैं। ये बताए यहाँ कैसे आए थे? यहाँ धान बेचने आए थे, जगह देख रहे थे कि कहीं मिले, खाली जगह खाली है ही नहीं, इसलिए धान लाने का सोच रहे हैं। तारीख ले ली हमने। हाँ, पर यहाँ जगह कारण परेशानी देख रहे अब अभी देखा जा रहा है कि 2-3 दिन में बंद होने वाली है। वही तो सोचा, रात में कौन जागेगा? फिर यहाँ अपन तो जाग नहीं सकते, किसी को वर्कर को रखेंगे, फिर चोरी चकारी का भी डर रहता है यहाँ सोसाइटियों में। तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? एक तो टाइम बढ़ाया जाए, इसकी व्यवस्था, परिवहन की व्यवस्था की जाए और इसका खरीदी की टाइम। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान खुरसौड़ी धान खरीदी केंद्र प्रभारी तोमेश कटरे ने धान का परिवहन न होने पर 2 दिन के भीतर केंद्र बंद करने की बात कही है। परिवहन की समस्या है, देखो ना कितना सारा स्टॉक है हमारा, गाड़ियाँ बहुत कम लग रही है। कितना खरीद के हो चुका है अब तक? 20,000 करीब क्विंटल करीब लगभग हो गया। सर ये बताइए कि जैसे धान रखे हुए हैं, दीमक उमक की भी समस्या काफ़ी आ रही है, चोरी वोरी होने की भी संभावना है, क्या समस्या है ये? अभी दीमक के लिए दवा छिड़काव कर रहा हूँ, उसके बाद स्टिक लगवा रहा हूँ क्योंकि बाहर लग रहा है, ओपन है ब्रांडे, फिर भी काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ किसानों को समझ लो स्टिक में रख रहे हैं। परिवहन की वजह से बहुत समस्या है। तो आपने पत्र व्यवहार नहीं किया क्या? पत्र व्यवहार किए हैं सर। क्या बोलते हैं? और सब वो सूचना वगैरह सब तो दे दिए हैं। अच्छा, अगर यही हाल रहा है तो फिर क्या करेंगे आप? सर खरीदी बंद करना पड़ेगा। कब से बंद कर रहे हैं? अभी तो कह नहीं सकते सर, 1-2 दिन और चला रहे हैं सर स्टॉक के अनुसार, उसके बाद फिर बंद कर दिया करना पड़ेगा। एक और धान का परिवहन न होने से जिले के कई धान खरीदी केंद्र बंद हो चुके हैं, तो वहीं कई केंद्र बंद होने की कगार पर हैं, जिसके चलते किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिले के विभिन्न केंद्रों में मिल रही शिकायत पर जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक PS धनवाल ने समनापुर, लामता और चंदना सहित अन्य धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने किसानों की सभी समस्याएं जल्द ही पूरे किए जाने का भरोसा दिलाया है। लेकिन हमारे आदमी क्या और अच्छा कर सकते हो वो बताओ। शिकायत तो बड़ी आसान देगी, लेबर बढ़ाना चाहिए। आपके पहचान में है कोई संपर्क में? अब उधर तो कहाँ मिलेंगे साहब हमारी? मेरा आदमी भी तो बेचारा ही क्या, वो भी तो नहीं। रुको दादा से बात कर, इधर आसपास में मिलेंगे। तो बताओ ना दादा, आसपास वालों कोई आदमी देखो, ये लोग भी कर्मचारी है ना, और ये लोग जैसा कर्मचारी का जो समय है वैसा तो काम करते नहीं है ना। कर्मचारी तो 10:30 बजे जाना, 5:30 बजे जाना, ऐसा करते हैं क्या है? नहीं ना, ये आपके साथ रात में 9-9, 10-10 बजे, 12-12 बजे तक यहाँ है, कोशिश भी कर रहे हैं। फिर आप भी जो सुधार का बोलते हो, यदि बोलते हो कि ऐसा होता तो बताओ, आप मदद करो, हम चलते हैं आपके। लेबरों को यही लोग अगर बता दें तो ज्ञान देना नहीं यार दादाजी, ज्ञान तो बहुत आदमी देता। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके संपर्क में है, आपका कोई दूसरा भाई है जिसके संपर्क में, तो बता दो, बुलवा लेता है, मजदूरी देंगे उसको। काटा बढ़ाना था बड़ा, 2 थे सर, 3 ही बहुत 3800 खरीदी हो रही है। हाँ ठीक है। तो सिलाई में क्या समस्या है? अरे तो ले आओ ना यार मजदूर, वो बढ़ा लो। जैसे जिस तरीके से दम पड़ा है उस तरीके से अपने को तो काम करना ही है ना। तो मजदूर है, हाँ तो दम कर, वो भी उठाएगा ना, गाड़ी बढ़ाएगा ना। वो लवली का है ना, आपका ट्रांसपोर्टर किसका है? लवली क्या बोल रहा? कल गाड़ी भेजा था, इसको पहले 3-4 दिन से भेजा ही नहीं। कल 5 भेजा था। कल 5 भेजा। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म दिवस 13 जनवरी को धूमधाम से मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर करीब 1 सप्ताह से सिख समाज के द्वारा विविध कार्यक्रम प्रारंभ कर दिए गए हैं। इसी क्रम में बुधवार की सुबह प्रभात फेरी निकाली गई। दोपहर में नगर कीर्तन निकाला गया। यह नगर कीर्तन नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण कर गुरुद्वारा पहुंचा।
जहां पर वह समाप्त हुआ। पूरे नगर कीर्तन के दौरान शबद कीर्तन जारी रहा। वहीं सिख समाज के युवाओं के द्वारा जगह जगह अखाड़ा प्रदर्शन भी किया गया। इस नगर कीर्तन में पंच प्यारे प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहे। ये नगर के जिस मार्ग से गुजरे इनका पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। इस नगर कीर्तन में सिख समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए।
इस संबंध में जसविंदर सिंह सौंधी ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म दिवस 13 जनवरी को धूमधाम के साथ मनाया जाना है। उसी क्रम में आज नगर की सभी संगत ने नगर कीर्तन निकाला है। बड़ी खुशी की बात है कि सिखों के 10वें गुरु धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म दिवस 13 जनवरी को पूरे संसार में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाना है। उसी को मुख्य रखते हुए आज बालाघाट की सभी साध संगत ने एक नगर कीर्तन, जुलूस नहीं नगर कीर्तन के रूप में एक संगत ने एक नगर कीर्तन निकाला है, जो गुरुद्वारा श्री समझ से होते हुए मेन रोड होते हुए शबद कीर्तन करते हुए, जो कि हमारे शहर का वातावरण शुद्ध स्वच्छ एवं साफ करते हुए शबद कीर्तन करते निकल रहा है। और निश्चित तौर पर आप सभी जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु रहे हैं। उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने 4 बेटों को बलिदान दिया था। आप सभी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं और निश्चित तौर पर आज भारतवर्ष में जगह जगह पर इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। केंद्र रहा इस नगर कीर्तन में आपने देखा है कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ दुर्ग थे, हम चाकर गोविंद के। आप जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के जो 10 गुरु रहे हैं, उनमें से 8 गुरु ने अहिंसावादी रहे हैं और 2 जो गुरु हैं गुरु तेग बहादुर जी, जो गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी रहे हैं, काश्मीरी ब्राह्मणों को की रक्षा के लिए हमारे 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी ने तलवार उठाई थी और अपनी शहीदी दी थी। उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलते हुए उनके सपुत्र धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने भी तलवार उठाई और गतके की जो अखाड़ा जहाँ पर देख रहे हैं, जो अखाड़ा है उन्हीं की देन है। हमारे जो भाई सिख भाई और बहनें यहाँ पर आई हैं, छोटे बड़े सब ने, आपने देखा है गतका तात्पर्य ये अखाड़ा जो चलता है। लामता में बुधवार को नायब तहसीलदार की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। जानकारी के मुताबिक शासकीय मद की जमीन पर खुरसौड़ा निवासी गिरधारी लाल नगपुरे के द्वारा अतिक्रमण कर मकान निर्माण किया गया था। इस भूमि का आवंटन प्रधानमंत्री आवास के लिए चैतीबाई वंशकार एवं जोधराम को किया गया था। अतिक्रमण कार्य को बार बार नोटिस दिए जाने के बाद भी अतिक्रमण न हटाने पर प्रशासन द्वारा यह कार्यवाही की गई। अतिक्रमण हुआ था जो आपने तोड़े हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा जानकारी चाह रहा था उसमें। उस भूमि का अतिक्रमण गिरधारी लाल का नाम के व्यक्ति का था, जिसको राजसात करने का ऑर्डर पहले ही पूर्व तहसीलदार महोदय द्वारा किया जा चुका था और साल भर से उसके द्वारा अतिक्रमण हटाया नहीं गया था। उसके लिए उसको लिखित में सूचना भी दी गई थी कि कल तक के वो हटा ले, और कल उसको समक्ष में भी समझाया गया था, पर उसने हटाया नहीं, तो इसलिए अतिक्रमण का उसका अवैध कब्जा हटा दिया गया है। तो मैडम जो सामने बाउंड्री वाल थी उसका अतिक्रमण था कि पीछे जो बिल्डिंग बनी पूरा थी? पीछे तक का एक्सटेंशन जो था वो पूरा का पूरा अतिक्रमण में था। अच्छा। और जो कि उसमें एक चैतीबाई करके उनको पूर्व आवेदिका जो अनावेदिका है अभी फिलहाल उसमें, तो उसको पट्टे की पट्टा वहाँ दिया जा चुका था, लेकिन वो बनाने में लेट हो गई तो उन्होंने अतिक्रमण करके अपना पूरा निर्माण कर लिया। तो पट्टा नगरपालिका स्कूल मैदान में आयोजित स्वर्गीय नारायण सिंह मेमोरियल अखिल भारतीय स्वर्ण कप हॉकी महाकुंभ के तहत बुधवार को 4 क्वार्टर फाइनल मैच खेले गए, जिसमें नासिक, जालंधर, रुड़की और झांसी ने जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पहला क्वार्टर फाइनल मैच आर्टिलरी नासिक और पुणे बॉयज के बीच खेला गया, जिसमें नासिक ने 3-0 से जीत हासिल की। इसी तरह दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच के रोमांचक मैच में 1-0 से EME जालंधर ने अमरावती, तीसरे क्वार्टर फाइनल मैच में रुड़की ने एक तरफा जीत दर्ज कर 3-0 से करनाल हरियाणा, और चौथे क्वार्टर फाइनल में कश्मकश भरे मुकाबले में NCR झांसी ने मारकांडा हरियाणा को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। करनाल का तीसरा गोल और लगभग बहुत ही पुराने अध्यक्ष नए अध्यक्ष से मिलेंगे, हमारे तो हाथ मिलाकर स्वागत करेंगे।
नगर की जनपद पंचायत में बुधवार को कृषि स्थायी समिति की बैठक आहूत की गई, जिसमें किसानों और ग्रामीण जनता के हितों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। कृषि समिति सभापति श्रीमती अनसुईया नकपुरी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में अधिकारियों ने अपने विभाग से संबंधित जानकारियां रखी। बैठक के संबंध में चर्चा करने पर कृषि समिति की सभापति श्रीमती नकपुरे ने बताया कि बैठक में रेशम विभाग और पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी नहीं पहुंचे, जिसके चलते इन विभागों से जुड़े विषयों पर चर्चा नहीं हुई। उन्होंने बताया कि जलाशय के अंतर्गत ग्राम भंडारखोह में बड़ा डैम बना है, वहां पर लोगों ने मछली पालन के लिए आवेदन दिए थे। आज की बैठक में इस प्रस्ताव को रखकर अनुमोदित किया गया है ताकि तालाब का पट्टा बने और वहां की समिति उसका फायदा उठा सके। वहीं हमने ओबीसी का कोटा बढ़ाकर इस संबंध में शासन को पत्र लिखकर भेजा है। 15 से 20 किसानों के आवेदन आए हैं। आज कृषि स्थायी समिति की बैठक रखी गई थी, जिनमें से 3 विभागीय कर्मचारी यहाँ पर अपना खुला लेकर उपस्थित हुए, बाकी नहीं आए थे। कौन कौन से विभाग नहीं आए? उसमें रेशम विभाग है और पेटीएम वाले, आत्मा वाले। यहाँ पर जलाशय के अंतर्गत भंडारखोह में बड़ा डैम बना है, वहाँ पर मछली पालन के लिए आवेदन किए थे। पिछले मीटिंग में आचार संहिता के कारण अभी तक लंबित हुआ था ये काम, तो आज की स्थायी समिति की मीटिंग में उसको हमने रखे और उसको अनुमोदित कर दिए यहाँ से, ताकि वो तालाब का पट्टा बन चुके और वहाँ के जो मछली पालन वाली जो समिति है उसमें शासन का पूरा वो फायदा ले सके। केंद्र सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों के खिलाफ वाम दलों से जुड़ी 10 ट्रेड यूनियनों ने राष्ट्रीय आह्वान पर 2 दिवसीय हड़ताल कर अपनी आवाज बुलंद की। इस हड़ताल के दौरान बुधवार को जिले के समस्त ट्रेड यूनियन सीटू के सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए दिए जाने सहित 12 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस हड़ताल के चलते संबंधित विभागों का कार्य प्रभावित हुआ और आम जन को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कलेक्टर कार्यालय में अपनी मांगों को लेकर पहुंचे सीटू के प्रदेश सहायक महासचिव एवं जिला प्रभारी एटी पद्मनाभन ने बताया कि देश के 10 केंद्रीय श्रमिक संगठन, जिनकी न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए की जाने सहित अन्य मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल की गई है। यदि हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। 10 केंद्रीय श्रमिक संगठन, इसमें सरकारी संगठन छोड़कर बाकी सारे श्रमिक संगठन और 20 से ज़्यादा फेडरेशन मिलकर जो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये पूरे देश में होना चाहिए, श्रम कानूनों का पालन होना चाहिए, श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी संशोधन को वापस लिया जाना चाहिए, फिक्स टाइम एम्प्लॉयमेंट के नाम पर सारे श्रम कानूनों को ख़त्म करने वाले जो अध्यादेश जारी किया संसद में चर्चा किए बिना उसको वापस लिया जाना चाहिए, सारे मजदूर असंगठित क्षेत्र के सहित उनके लिए सब कल्याणकारी योजनाओं को, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू किया जाना चाहिए, आंगनबाड़ी शहीद लोगों को, हमाल लोगों को पेंशन मिलना चाहिए। ये सारी मांगों को लेकर, यह 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आज पूरे देश भर में 2 दिन का हड़ताल का समापन हो रहा है। इस संदर्भ में आंगनबाड़ी संघ जिला अध्यक्ष अंजलि बिसेन ने बताया कि हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से है। जिले में 10 संगठन ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल की थी। उनको रोकना पड़ेगा। मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ। और जो हमारी मांगे हैं, आज की मेन मुद्दे की मांगे हैं, हमें नियमित किया जाए, न्यूनतम वेतन 18,000 दिया जाए और हमें 4th ग्रेड और 3rd ग्रेड का भी दर्जा सहायिका और कार्यकर्ता को मिलना चाहिए। ये केंद्र सरकार की लड़ाई है जो हम पूरे जिले में आज बैठे हुए हैं। कितने संगठन हैं? पूरे 10 संगठन हैं एक साथ। आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल में पूरे संगठन बैठे हुए हैं। आज समाप्त हो रही है? हाँ जी, आज समाप्त हो रही है।
औषधि निरीक्षक शरद जैन ने गत दिवस जिले के विभिन्न स्थानों पर संचालित मेडिकल स्टोर्स का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन 9 मेडिकल स्टोर्स के संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिन्होंने दुकान के संचालन में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम का पालन करने में लापरवाही बरती है। औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी बालाघाट मुख्यालय जबलपुर द्वारा मैसर्स महालक्ष्मी मेडिकल स्टोर्स बालाघाट, मैसर्स गौतम मेडिकल स्टोर कटोरी तहसील खैरलांजी, मैसर्स पूर्णिमा मेडिकल स्टोर्स खैरलांजी, मैसर्स संतोष मेडिकल स्टोर्स झालीवाड़ा वारासिवनी, शारदा मेडिकल स्टोर्स अमई खैरलांजी, विकास मेडिकल स्टोर्स हट्टा, संतोष मेडिकल मंडई बिरसा, असाटी मेडिकल बैहर, गुप्ता मेडिकल स्टोर्स बालाघाट के संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर जवाब प्रस्तुत करने कहा गया है। नगर के MLV स्कूल के सभागृह में बुधवार को जिला प्रशासन के निर्देशों के तहत अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के संचालकों एवं प्राचार्यों की आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रमुख तौर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनोज पांडे, चिकित्सक डॉक्टर RK पंड्या, स्वास्थ्य विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री डहरिया सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 15 जनवरी से शुरू किए जा रहे MR कैंपेन के विषय में आवश्यक जानकारी दी गई। समय है तो हमारा ये भी प्रयास है कि उनके एग्जाम से पहले हम 9th और 10th क्लास कवर करें, क्योंकि बाद में छुट्टियां हैं और उनके एग्जाम चालू हो जाएंगे। या फिर किसी ANM ने वो खत्म नहीं किया, पूरे समाज के लोग, पूरे लोगों ने इसमें सहयोग किया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तब जाके वो खत्म हुआ है। उसी तरह अपने को ये मीजल्स और रूबेला, ये जो 2 बीमारियां हैं भारत से भगानी है, पूरी दुनिया से भगानी है। तो इसके लिए जो स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट ने अपनाई है, जैसे कि ये आदरणीय CMHO साहब ने, डॉक्टर ओबलाव साहब ने बताया कि इसके लिए अपने को अपने देश के पूरे 9 माह से 15 साल तक के बच्चों को टीका लगाना पड़ेगा। अब 9 माह से 15 साल तक के ज़्यादातर बच्चे जो है स्कूल जाने वाले होते हैं, तो इसीलिए स्कूल के जो प्रिंसिपल्स है, टीचर है, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, शिक्षा विभाग हो या फिर कोई भी मतलब अदर माइनॉरिटी स्कूल है, उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज अपन यहाँ पे एकत्रित इसीलिए हुए हैं कि मतलब इस प्रोग्राम को सफल बनाना है, और इस प्रोग्राम को सफल बनाने में आपकी जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि मतलब आप इसको सक्सेसफुल कर सके। तो यही समझने के लिए अपन थोड़ा सा मतलब ये कैंपेन क्या है, बच्चों को टीका क्यों लगाना है, इसी उम्र में क्यों लगाना है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके जो स्कूल में आने वाले बच्चे हैं, आप उनके गार्डियन हो, उनके कस्टडियन हो, उनके एक तरह से मतलब पेरेंट ही हो। तो मतलब जब भी आप उनको टीका लगाएंगे तो आपको मतलब सब चीज़ों की जानकारी होना जरूरी है। थोड़े बहुत पैमाने पर बच्चों को भी इंफॉर्मेशन देना मतलब चाहिए, और उनके पेरेंट को भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि इस तरह से शासन का अभियान चल रहा है और उसमें अपने को सहयोगी होना है और इसको सफल बनाना है। सहयोग की अपेक्षा कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल यहाँ से संकल्प लेते जाइए कि आपकी शालाओं में जो भी बच्चा दर्ज है वो किसी भी हालत में न छूटे। यदि पेरेंट्स मना कर रहे हैं तो हम आप लोग के साथ हैं, हम उन पेरेंट्स के साथ पर्सनल मीटिंग करके उन्हें समझाएंगे हम, और हमारे साथ साथ हमारे जो टेक्निकल है वो भी उनके साथ मीटिंग करने तैयार है। और आप लोग को ऐसा लग रहा है कि पेरेंट्स और हमारी मीटिंग होनी चाहिए, तो उसके लिए हम तैयार हैं। आप हमें जब टाइम दें, हम आपकी शाला में उपस्थित होकर आपका चाहे वो पेरेंट्स डे रहता है उस दिन या जिस दिन भी आप हमें टाइम दें, हम आने तैयार हैं। शहर में पन्नी बीनकर अपनी जीविका चलाने वाले गरीब तबके के लोगों को उनके अधिकारों से अवगत कराने के प्रमुख उद्देश्य को लेकर AIWVS की सहायक समन्वयक अधिकारी करिश्मा बालाघाट के नगर पालिका पहुंची, जहां उन्होंने शहर में पन्नी बीनने वाले गरीब तबके के लोगों से मुलाकात कर उन्हें उनके अधिकारों से अवगत कराया। बाद में इस न्यूज से चर्चा के दौरान सुश्री करिश्मा ने बताया कि उनके द्वारा विभिन्न जिलों का दौरा कर पन्नी और कचरा बीनकर अपनी जीविका चलाने वाले लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है, ताकि वे शासन के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से वंचित न रह जाए। उन्होंने बताया कि बालाघाट पहुंचकर उन्होंने ऐसे लोगों से मुलाकात की है। उन लोगों के पास आई कार्ड नहीं है, इस समस्या से वे नगर पालिका को अवगत कराएगी। संस्था की कोऑर्डिनेटर या नेशनल लेवल का काम करना, मतलब इंडिया में मुझे हर जगह आप जैसे लोगों के पास जाके बात करना है, उनको समझाना है उनका क्या अधिकार है और सरकारी अफसरों का क्या एक जवाबदारी है आपकी तरफ, आपके प्रति, ठीक है।
लेकिन अकेले ये जवाबदारी नहीं निभा सकते जब तक आप अपना नहीं समझोगे मुझे क्या चाहिए। जब आपको समझ में आएगा क्या चाहिए और इनको भी समझ में आएगा कि वो जो चाहिए उसके लिए मुझे क्या पर्यावरण के अंदर, ठीक है। वैसे कबीर है, कबीर जो भाई है, आप पहचानते हैं ना कबीर, ममता जी, दाढ़ी वाला, गोरा गोरा चश्मिश, ठीक है। तो कबीर है वो इंटरनेशनल लेवल का संभालता है, मैं नेशनल लेवल का। ऐसी संस्था जो कचरा बेचकों के लिए काम करती है और उसके अंदर क्या आते हैं, कचरा बेचक आते हैं। तो सभी जगह बात कि AIW क्या काम करती है, किसके लिए काम करती है, किसके हित के लिए काम करती है और किस तरह से काम करती है, ठीक है। अभी तीसरी बात आएगी ये मुद्दे के ऊपर कि आपको पता है भोपाल में कुछ हुआ था, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। उसके तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो 2016, उसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई है आपके लिए और हमारी सबकी जिम्मेदारी क्या होना चाहिए, ना कि सिर्फ लोकल गवर्नमेंट की, पर जो वेस्ट जनरेट करता है, जैसे हम सब लोग वेस्ट जनरेट है ना, ये बताने में आया है कि आपको सबसे पहले ID कार्ड बनाना, आपका ओळखाण पत्र, ठीक है, आपका ID, क्योंकि आपके पास कोई पत्र नहीं होता, कुछ नहीं होता, आप कैसे बताओगे किसी को भी बोलोगे मैं तो कचरा बीनने वाली हूँ, मैं तो ये करने वाली हूँ। लेकिन नमस्ते, मेरा नाम करिश्मा है, मैं AIW में काम करती हूँ, अलायंस ऑफ इंडियन वेस्ट पिकर। मेरा यहाँ पे आने का, बालाघाट में आने का उद्देश्य ये है कि यहाँ पे जो कचरा बीनने वाले हैं, वेस्ट पिकर्स है, उनकी क्या एक क्या अधिकार है जो नियम 2016 में उल्लेख करने में आया है कि उनको ID कार्ड मिलना ज़रूरी है, उनका प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है, तो उनका आरोग्य होगा, उनको जो एक स्कॉलरशिप है, एजुकेशनल स्कॉलरशिप जो बच्चों को मिलनी चाहिए, उनके बीनने वाले बच्चों को उसका अधिकार मिलना चाहिए। इसके बाद में उनका जो म्यूनसिपाल्टी है, अपनी लोकल गवर्नमेंट है, उनको किस तरह से इंटीग्रेट करना है, उनको साथ में लेना है ताकि उनका एक ऊपर बढ़े, उद्देश्य बढ़े, उनका स्किल्स डेवलप हो उनमें। जैसे कचरा बीनने का काम हो गया, खाद बनाने का काम हो गया, बायोगैस का काम हो गया, तो ये कि उनको एक समझ में आए कि उनके लिए क्या है इस नियम के अंतर्गत, और गवर्नमेंट को मैं ये समझाने है क्योंकि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इनके प्रति, तो किस तरह से हम साथ में आके एक जग को अच्छा कर सके। जो ये कचरा बीनने वाले हैं, हमारे कचरा बेचक है, वो बहुत सालों से हमारे लिए कर रहे हैं, तो हमारी भी एक जवाबदारी बनती है कि उनको भी हम उसी तरह से सामाजिक सुरक्षा दें। नगर के मुन्ना स्टेडियम में CRPF के द्वारा 2 दिवसीय बालिका खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ आज सुबह कलेक्टर दीपक आर्य के मुख्य आतिथ्य में किया गया। कलेक्टर श्री आर्य ने 2 दिवसीय अखंड मशाल प्रज्वलित कर इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस दौरान विकास खंडीय टीमों का निरीक्षण किया और इस कार्यक्रम के दौरान CRPF के कमांडेंट रघुवंश कुमार, कोबरा बटालियन कमांडेंट अमित कुमार सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान दीपक का लिखता हूँ, मंजिल लिखता हूँ, मुकाम लिखता हूँ और वो कलम भी दीवानी हो जाती है जब कलेक्टर महोदय मैं आपका नाम पुष्प गुच्छ से भेंट कर उन्हें और मुख्य अतिथि महोदय का इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा कि CRPF का देश में कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाने में बहुत ही योगदान है। यहाँ इनका दूसरा पहलू देखने मिल रहा है। ऐसे कार्यक्रमों के जरिए जनता के बीच विश्वास जगा रहे हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नाम से जिसको हम जानते हैं, मतलब कॉमन पार्लेंस में CRPF ही हम लोग CRP यूज करते हैं जनरली। तो CRP की जो उपयोगिता है, उनकी बहादुरी है, उसके बारे में शायद मुझे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। आज जो दूसरा पहलू हम लोग CRPF का देख रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने एक मेंटल बैरियर होता है, स्पेशली जो हमारे गांव के बच्चे होते हैं या जो बच्चे जिनका की जो कि बाकी समाज में होते हैं, घुले मिले नहीं होते हैं, आम आदमी जो आम बच्चे जो होते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि एक CRPF का जवान या आर्मी का जवान या CRPF के ऑफिसर्स या आर्मी के ऑफिसर्स या कोई भी पुलिस ऑफिसर, इनफैक्ट जो कि यूनिफॉर्म फोर्स जो होते हैं, उनको हम लोग थोड़ा दूर से देखते हैं, उनसे दूरी मतलब साइकोलॉजिकली दूरी बनाने का प्रयास करते हैं, दूर से दूरी बन ही जाती है। ये
कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर सीआरपीएफ के द्वारा जो लिए जा रहे हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण और अत्यंत प्रभावशाली हैं। ये वो चीजें हैं जिससे जनता के बीच में हम लोग अपना विश्वास जगा रहे हैं, सरकार का विश्वास जनता के बीच में बना रहे हैं, और जो एंटी फोर्सेस हैं, जो शासन के विरुद्ध लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, शासन के विरुद्ध लोगों को बरगला रहे हैं। वहीं शुभारंभ अवसर पर स्कूली छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इसके पश्चात टीमों के द्वारा विभिन्न खेलों में हिस्सा लेकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया। करते हुए सर्वप्रथम बालाघाट, उसके पश्चात लालबर्रा, भारतूली, कटंगी, भेलनांगी, अखंड मशाल की ओर बढ़ती हुई मशाल लेकर सुश्री बीबी अली, इन्होंने वॉलीबॉल प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर लगातार 8 बार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है तथा 2 बार शूटिंग बॉल में राष्ट्रीय स्तर पर से 2 दिवसीय दिनांक 9/1/2019 से 10/2019 तक अखंड मशाल को प्रज्वलित किया गया है। अखंड मशाल का प्रज्वलन किया। आज की मुख्य अतिथि जिसमें कमांडर है सोनिया जामरे। 7वें नंबर पर है बैनर, जिस शांति के प्रतीक बलून को खुले आकाश में छोड़कर जिला स्तरीय बालिका खेल प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ। वेरी गुड। किससे है, किस ब्लॉक से? कटंगी ब्लॉक। घूमना हो कटंगी की, खेल किससे रही हो? वेरी गुड, हराओगे ना? यस सर। शाबाश, ऑल द बेस्ट। 100 मीटर की दौड़ में प्रतिभागिता निकाय भाग ले चुकी है और सबसे आगे पीले ड्रेस में बालिका। ये बालिकाएं आगे बढ़ती हुई सबसे सामने नीले ड्रेस में सब ये जबरदस्त पकड़ खिलाड़ियों के द्वारा
बस आने दे आने दे आने दे आने दे आने दे आने दे। दूसरी प्रतिद्वंदी टीम से लेकिन फिर भी धीरे धीरे मुंह बंद रहा। पूल बी वॉलीबॉल ग्रुप ए में कटंगी वर्सेस केरनापुर। इस मैच के बाद जो मैच होगा गर्ल्स में, सीआरपीएफ कमांडेंट रघुवंश कुमार ने कहा कि यह इस आयोजन का दूसरा वर्ष है। इस बार 2 स्तर पर जूनियर एवं सीनियर के तहत टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें खेलकूद प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक आयोजन भी किए जाएंगे। हम लोगों ने साल 2017 में भी ये टूर्नामेंट कराया था। भारतीय सरकार द्वारा हम लोगों को सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत फंड दिए जाते हैं, जिसमें खेल को बढ़ावा देने का भी प्रावधान है। तो उस फंड के उपयोग से हम लोग बालिकाओं के लिए जिला स्तरीय अंतर विद्यालय अंतर ब्लॉक प्रतियोगिता खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कराते हैं। बालाघाट जिले में विभिन्न तरह के गेमों की बहुत पॉपुलैरिटी है, लेकिन यहाँ एथलेटिक्स गेम में थोड़ा कम गेम खेले जाते हैं। एथलेटिक्स गेमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हम लोगों ने इस प्रतियोगिता में एथलेटिक्स के काफ़ी इवेंट रखे हैं, जिसमें 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 4x100 रिले, गोला फेंक, भाला फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद इत्यादि सभी एथलेटिक्स इवेंट को रखा है और इसके साथ ही वॉलीबॉल और कबड्डी टूर्नामेंट का भी आयोजन किया है। वारासिवनी के सामुदायिक भवन में बुधवार को जनपद पंचायत के द्वारा स्वच्छता का निरंतर पालन करवाने के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्वच्छता कार्यक्रम की नोडल अधिकारी लक्ष्मी एड़े सहित अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जनपद सीईओ अखिल सहाय श्रीवास्तव की प्रमुख मौजूदगी में प्रशिक्षणार्थियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अर्थात उसी प्रकार की गतिविधि हम तैयार कर रहे हैं ग्राम स्तर पर, उसमें उसकी भागीदारी है या नहीं, उनको इतनी छूट देना पड़ेगा, स्वतंत्र रखना पड़ेगा। लक्ष्य क्या है? बनाए रखना और नियंत्रण करना, और जो लक्ष्य है उसको लक्ष्य के बारे में हमको बताना है, सीखने के लक्ष्य और विधि चयनित करना। मेरा शुभ नाम श्रीमती लक्ष्मी, ब्लॉक समन्वयक जनपद पंचायत वारासिवनी। किस संबंध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है? हमारे यहाँ स्वच्छ भारत मिशन के तहत फैसिलिटेटर का प्रशिक्षण है। जो स्वच्छताग्राही की मतलब पंचायत से एक चयन करना है। बड़ी पंचायत है तो 2 फैसिलिटेटर तक यहाँ पर आए हुए हैं और उनका प्रशिक्षण होना है। जो मतलब जो ODF हो चुकी पंचायत है उनकी निरंतरता स्थायित्व बनी रहे, इसलिए इसका प्रशिक्षण। तो मैडम सभी पंचायतें ODF होगी अपने वारासिवनी जनपद में? जी, सभी पंचायत। तो ये किस तरह से कार्य करेंगे पंचायत में? पंचायत में एक फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करेंगे कि खुले में ना जाए, मोटिवेट करने का इनका काम रहेगा। और शासन की जो मानसिकता है कि वो खुले में जो शौचमुक्त ग्राम पंचायतें हैं वो उनकी स्थायित्व बनेगी। तो किस तरह जागरूकता कर पाएंगे? मास्टर ट्रेनर के द्वारा जो अभी 2 दिवसीय प्रशिक्षण है उनको पूरी जानकारी दी जाएगी कि अपनी ग्राम पंचायत में स्कूल, आंगनवाड़ी, व्यक्तिगत और ठोस एवं तरल अवशेष प्रबंधन का जो निपटान कैसे किया जाना है, लोग मोटिवेट कैसे हों, वो उस पर उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। उसी पे लोगों को कार्य करना है। आज से प्रारंभ हो? जी हाँ। हमाल एवं रेजा मजदूर यूनियन संघ के सदस्यों ने बुधवार को कृषि उपज मंडी से रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम के नाम नायब तहसीलदार लवीना घागरे को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि हमाल एवं रेजा मजदूर यूनियन संघ द्वारा 2 दिवसीय काम बंद हड़ताल की गई थी, जिसके दूसरे दिन उन्होंने ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि उन्हें समान कार्य समान वेतन, स्थायी काम के लिए स्थायी भर्ती, न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए दिया जाए। लाल कपड़े वाले आगे जाओ। राष्ट्रव्यापी 2 दिवसीय हड़ताल। 2 दिवसीय हड़ताल।
ये 14 मांगे मैडम, नीचे है उसकी प्रतिलिपि ये मंडी वाले माया माधव। कितने वर्षों से आप मंडी में काम कर रहे हैं? जी मैं 10 वर्षों से काम 10 वर्षों से। यानी आपका परिवार मंडी पे ही निर्भर है? जी सर। अभी वर्तमान में किस तरह से परेशानी आ रही है आपको? सर अभी हमें रोजी नहीं पड़ रही है, मंडी में खरीदी कम होता है, बाहर धान भी कम होता है, धान भी कम आता है, बाहर सोसाइटी में खरीदी हो रही है, मिलों में खरीदी हो रही है, इस कारण हमारी रोजी नहीं निकल पा रही है। हमारी मांगे हैं हमें नियमित किया जाए, हमें मंथली पेमेंट दिया जाए, हमें घर गृहस्थी चलाने में परेशानी होती है। और कुछ महिलाएं हैं जो मंडी पे ही डिपेंड है। खैर हमारी बात तो हमारे पति लोग भी थोड़े बहुत कमा लेते हैं, जहाँ तक कि अगर कुछ महिलाएं हैं जो मंडी पे। कितनी महिलाएं हैं आपके साथ में जो काम कर रही हैं? साथ में 200-250 महिलाएं हैं। महिलाएं पुरुष दोनों मिलाकर? दोनों मिला के ज़्यादा है सर। ज़्यादा है। तो आप लोग की मजदूरी नहीं मिल पा रही इसलिए परेशान हो रहे हैं आप? जी सर। तो आपने जो 2 दिवसीय हड़ताल किए थे किस मांगों को लेकर किए थे आपने? हम यही रेट के लिए कि हमें नियमित किया जाए, हमारी रोजी बढ़ाया जाए। ये तो मजदूरी नहीं गिरने के कारण हमारे मजदूरी नहीं है, कुछ नहीं है। हम काम कर रहे हैं, हमको 40-50-60 रुपये रोजी पड़ रही है। इसी को लेकर हम अपनी मांगे पूरी कर रहे हैं कि हमारी न्यूनतम रोजी या हमें मंथली किया जाए या 18,000 रुपया करीब वेतन बनाया जाए। तो अभी किस तरह से परेशानी आ रही है आपको? परेशानी हुई है, रोजी नहीं पड़ रही है। परिवार का पास में दिक्कत जा रही है आपको? दिक्कत जा रही है, पालन पोषण नहीं हो रहा है मजदूरों का। कितने मजदूर आपके साथ में काम कर रहे हैं? 250 मजदूर है रेजा हमारे से। तो ये बताइए जैसे धान आ रही है तो धान में सभी की मजदूरी निकल जाती होगी? नहीं, धान ही कम आ रही है। धान कम आ रही है, क्यों? वारासिवनी के केशव हायर सेकेंडरी स्कूल में बुधवार को LIC के तत्वाधान में श्रेष्ठ विद्यार्थी पुरस्कार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथियों के द्वारा कक्षा के टॉपर्स को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं LIC शाखा के प्रमुख प्रबंधक AK श्योरेंस द्वारा छात्रों का मार्गदर्शन किया गया। परिवार की सुरक्षा करती है जो हर कक्षा में प्रथम आया है उन बच्चों को उत्कृष्ट ट्रॉफी देने के लिए उपस्थित हुए। ये भारतीय जीवन बीमा निगम मंडल जबलपुर की ओर से हर शाखा को 2 स्कूल चुनना पड़ता है। इसमें से इस साल हमने आपके स्कूल को चुना कि यहाँ के उत्कृष्ट बच्चों को ट्रॉफी दे दी जाए। आज लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक इंस्पिरेशन प्राइज सेरेमनी प्रोग्राम था और ये हमारे सम्मानीय श्री मैनेजर ब्रांच मैनेजर सर हमारे से पालीवाल सर जी के प्रेजेंस में ये प्रोग्राम संपन्न हुआ। जनरली इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने का पर्पज़ ये था कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, सो दैट दे कैन अचीव द सक्सेस इन देयर लाइफ्स, नथिंग मोर। तो एक इंस्पिरेशन अवार्ड प्रोग्राम था ये और ये बहुत अच्छे से रहा। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू द पालीवाल सर एंड द ब्रांच मैनेजर सर। बहुत बहुत आभार है उनका जो उन्होंने आज नगर मुख्यालय में संचालित वृहताकार प्राथमिक कृषि साख समिति लालबर्रा द्वारा हाई स्कूल मैदान में बनाए गए धान खरीदी केंद्र का 9 जनवरी को शाम 4 बजे जिला विपणन अधिकारी अर्पित तिवारी के द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान सहायक प्रबंधक ML तिवारी ने खरीदी केंद्र में उत्पन्न हो रही समस्याओं से अवगत करवाते हुए बताया कि परिवहन नहीं होने से जगह का अभाव हो गया है, जिसके कारण धान बेचने आए किसानों की धान का समय पर काटा नहीं हो पा रहा है एवं कई किसान अपनी धान तौलाने का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा धान खरीदी कार्य में आ रही समस्याओं से अवगत कराया गया, जिस पर जिला विपणन अधिकारी अर्पित तिवारी ने कहा कि लालबर्रा से धान का परिवहन किए जाने के लिए टेंडर हो चुका है एवं 2-3 दिनों के भीतर आधे माल का परिवहन कर लिया जाएगा। पद्मेश न्यूज से चर्चा में जिला विपणन अधिकारी अर्पित तिवारी ने बताया कि लालबर्रा खरीदी केंद्र से धान का परिवहन नहीं होने से खरीदी कार्य में काफी समस्याएं आ रही थीं।
लालबर्रा का टेंडर हो चुका है, जिसके बाद अब जल्द ही परिवहन कर लिया जाएगा। श्री तिवारी ने बताया कि धान खरीदी की तिथि बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है। जितनी खारी गाड़ी है उनको कल करा लें, सारी गाड़ियाँ पहुँचा। हाँ, कल मॉर्निंग कर लेंगे, इनको कल बना लेंगे। ठीक, कल बना लेंगे, कल बना लेंगे। नहीं तो वो गाड़ियाँ पहुँचा दो आप, उन गाड़ियों को थोड़ा आप डोकरबंदी शिफ्ट कर दो। तो उनको कल उनको गाड़ी में 1500 सर वो ये समस्या थी, कल मार्केटिंग में गाड़ी लगी जो आप डाला क्या रहता है, तो उसमें रस्सा कसने को हमारे कहते 200-400 होना 300 होना, क्योंकि बोले बहुत मेहनत लगती है उसमें। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा उसके आप कारण एक काम नहीं करो, वो सब परेशानी छोड़ो, सबसे पहले गाड़ी की बात करो। जी है ना। हाँ जी, मैंने अपना क्या है परिवार की गाड़ी आपकी लग के रूट है, तो नहीं उन्होंने 2 गाड़ी को वापस कर दिया वहाँ से मार्केटिंग वाले। नहीं कोई नहीं, सब गाड़ियाँ भरी हैं। किस संबंध में लालबर्रा आगमन हुआ आपका आज? लालबर्रा में काफ़ी ये समस्या आ रही थी कि जो इनका माल नहीं उठाता, कुछ परिवहन की समस्या बता रहे थे, और ऑनलाइन में भी काफ़ी माल तरह इनका दिख रहा था। तो उसी की व्यवस्था बनाने के लिए कुछ गाड़ियाँ यहाँ पे बढ़ जाएँ ताकि इनका माल निकलना चालू हो जाए। वैसे काफ़ी दिनों समस्या बनी हुई है, अधिकारी आते जा रहे पर नहीं हो जाएगा। थोड़ा क्या था, लालबर्रा का टेंडर सबसे लास्ट में हुआ है। मैं जो परिवहन के टेंडर थे, लालबर्रा का टेंडर आपका आखिरी में हुआ है, लगभग 28 तारीख के आसपास। इस कारण थोड़ी दिक्कत आई है, लेकिन अब टेंडर फाइनल हो गया है, तो बैकलॉग क्लियर कर रहे हैं, समय लगेगा थोड़ा। वैसे किसानों को लेकर चिंता है कि तारीख बढ़ नहीं रही है। ये अभी निर्देश हो जाएंगे आजकल में, जो भी निर्देश होंगे शासन के वो हो जाएंगे। तो बढ़ने की संभावना सर? हाँ, प्रयास चल रहा है, जिला प्रशासन का पूरा प्रयास है बढ़ने का। 1-2 दिन में आदेश आ जाएंगे, बता देंगे आप। वैसे धान कब तक उठ पाएंगे यहाँ से? ये उठ जाएगी लगभग 2 दिन में। इनका 8000 आधा तो उठाई जाएगा भाई। जो कैपेसिटी है अपने यहाँ की, वो खुद ही बता रहे हैं कि लगभग 5 ट्रक हम 1 दिन में भर सकते हैं। 2 दिन में 10 ट्रक भर जाएगा, 8000 बोरी लगभग उठ जाएगी। बोरियों को लेकर खरीदी तभी चालू है हमारी, और अभी जो तारीख का है, अभी जो साहब आए थे विपणन अधिकारी DMO साहब, उनका कहना है कि अभी तारीख तो यानी कन्फर्म नहीं हुई, बोले 1-2 दिन में अपने इसके मालूम हो जाएगा कि कब तक के बढ़ना है नहीं बढ़ना है। तो सर क्या लग रहा है, कल भी अधिकारी आए थे, उन्होंने भी ये बोल के जा रही है, बोले अभी टेंडर अभी लालबर्रा क्षेत्र का बोले 28 को हुआ है, ऐसा कुछ बता रहा था। तो सर आज धान उठ पाएंगे नहीं उठ पाएंगे? अभी 2 ट्रक अभी आ रहे हैं, और कल से 5 ट्रक कम से कम आएंगे, बोले 5-6 ट्रक। तो आधुनिकता के इस दौर में हर कोई विलासिता का जीवन जीने के लिए नई नई तकनीकों का उपयोग कर रहा है, जिससे पारंपरिक व पुश्तैनी तौर से निर्मित किए जाने वाली वस्तुओं का धीरे धीरे उपयोग कम होते जा रहा है, जिसकी वजह से अपनी पुश्तैनी कार्यों से जुड़े लोगों के लिए रोजगार का संकट पैदा हो गया है। ऐसे ही एक रोजगार से जुड़े लोगों को वर्तमान में संकट से गुजरना पड़ रहा है, जिनके द्वारा बांस से निर्मित किए जाने वाली वस्तुओं का धीरे धीरे चलन कम होते जा रहा है। ऐसे ही एक रोजगार से जुड़े लोगों को वर्तमान में संकट से गुजरना पड़ रहा है, जिनके द्वारा बांस से निर्मित किए जाने वाली वस्तुओं का धीरे धीरे चलन कम होते जा रहा है। पद्मेश की टीम ने बुधवार को लगने वाली साप्ताहिक बाजार का जायजा लिया तो पाया कि गुजरी चौक में कारीगरों द्वारा बांस से निर्मित की गई टोकरी व सूपा सहित अन्य वस्तुओं को बिक्री के लिए लाया गया था, जिनके द्वारा ग्राहकों का इंतजार किया जा रहा था। चर्चा में कारीगरों ने बताया कि वर्तमान में लोगों के द्वारा आधुनिक वस्तुओं का उपयोग किए जाने से उनके द्वारा बांस से निर्मित सूपा व टोकरी सहित अन्य वस्तुओं का चलन कम हो गया है। वर्तमान में लोगों के द्वारा मात्र उन्हीं वस्तुओं की खरीदारी की जाती है जो विशेष त्योहार या शादी विवाह के कार्यों में उपयोग होती हैं। साथ ही आवश्यकता के अनुसार ही उपयोग किया जा रहा है। कारीगरों ने बताया कि वर्तमान समय में सूपा का उपयोग भी कम हो गया है, क्योंकि अधिकतर किसानों के द्वारा अपना गाहनी कार्य थ्रेसर से किया जा रहा है। साथ ही धान उड़ाने के लिए हाथ पंखे व इलेक्ट्रिक पंखों का उपयोग किया जा रहा है। कारीगरों ने बताया कि पूर्व वर्षों में किसानों के द्वारा गाहनी कार्य के समय सूपे व टोकरी की अधिक मांग रहती थी, लेकिन अब चलन कम हो गया है, जिससे उनके रोजगार पर संकट उत्पन्न हो रहा है। कारीगरों ने बताया कि बांस की वस्तुओं का निर्माण करने में जितनी मेहनत लगती है, उसका मेहनताना भी नहीं निकल पा रहा है।
बांस भी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, जिससे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कारीगरों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि उन्हें स्थानीय स्तर पर बांस उपलब्ध करवाया जाए ताकि वे अपने पुश्तैनी कार्य को आगे बढ़ा सकें। भैया आपका नाम? राजेश खंडाई। कहाँ रहते हो आप? सरंडी। सरंडी से आओ यहाँ बेचने। क्या क्या लाए अपने साथ में? खाली सुपा ही लेके आए। तो सुपा अभी बिक रहे हैं आपके? अभी तो बहुत कम बिक रहे हैं। तो क्या कारण इसका ना कम बिकने के? क्या है, अभी मशीन जो भी ये निकल गए मशीन वगैरह, इससे सब कारोबार सब बंद चल रहा है। तो किसान तो आजकल सुपा वगैरह कम खरीद रहे हैं। कम खरीद रहे हैं। तो जैसे पंखे आधुनिक वगैरह पंखे निकल गए हैं ना अभी, तो इसके वजह से सब धंधा मार्केट। क्या कीमत है ये? अभी तो 150 है, फिर भी 100 बोल रहे हैं। तो बनाते कैसे सुपे आप यहाँ पे? ये बनाते अपने हाथ से ही। तो बांस वास कहाँ से अवेलेबल होते हैं? डिपो डापो से बांस वास लेकर आते हैं? डिपो में भी तो महंगा हो गया, 1600 का हो गया। पहले जो 1000 में मिलता था अब 1600 हो गया। 1000 में कितने बांस आते थे? 1 सैकड़ा। 1 सैकड़ा। लक्षण। कहाँ रहते हो आप? वाराणसी से आए यहाँ पे। तो कब आते हो यहाँ पे बेचने? बुधवार के बुधवार। बुधवार के बुधवार। तो क्या रेट चल रहा है अभी सुपो टोकनों का? सुपे का 100 बेच रहे हैं, पड्डे भी 100 रुपये जोड़ी बेच रहे हैं। तो कहाँ से आप बांस वास लाते हो आप बनाने के लिए? ये वाराणसी डिपो में आता है ना बस। तो क्या मार्केट वार्केट कम हुआ है कि नहीं हुआ है अभी? कम हो गया अभी तो। क्यों कम हुआ है? अभी तो थोड़ा कम लग रहा है मार्केट के हिसाब से। भी कुछ समझ में अभी क्या है, जैसे पहले अपन घूमते थे तो अब गाँव सब घूमना चाहते। रोजगार पे क्या असर पड़ रहा है? थोड़ा अंतर आया ना, थोड़ा अंतर आया तो। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुनील कांकरिया हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। वारदात में लिप्त 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दूर के रिश्तेदार ने ही रची थी साजिश। लांजी विधायक हिना कांवरे बन सकती हैं विधानसभा उपाध्यक्ष। कांग्रेस पार्टी की ओर से हिना कांवरे का दर्ज करवाया गया था नामांकन। परिवहन न होने से धान खरीदी का कार्य प्रभावित। जिले के कई धान खरीदी केंद्र हुए बंद। कई केंद्र बंद होने की कगार पर। धान के बोरों में लगने लगी दीमक, किया जा रहा दवा का छिड़काव। परसवाड़ा बारिया के एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस ने खेत के झाला से ग्रामीण का शव किया बरामद। ट्रेड यूनियन से जुड़े कर्मचारियों ने रैली के माध्यम से कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर बुलंद की आवाज। और गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म दिवस को लेकर सिख समुदाय द्वारा किए जा रहे विविध धार्मिक आयोजन। सिख समाज ने निकाला नगर कीर्तन। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।